हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाल विकास के सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था बाल विकास की अवधारणा पढ़ी थी और अभिवृद्धि के साथ साथ विकास के बारे में जाना था, अंतर समझे थे हमने। आज हम दूसरा समझ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि बाल विकास के जो सिद्धांत है, बाल विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांत हम थोड़ा समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत है सभी। यहाँ पर सिद्धांतों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो जब भी कोई बालक रहता है, ठीक है, ये बालक है। अब ये जो बालक है इसका अगर यहाँ पे विकास की बात करें हम, तो यहाँ पर जो विकास चलता है वह सिर से पैर की तरफ चलता है ना। पहले सिर का विकास होगा, सिर के बाद में फिर दूसरे अंग होगा, फिर मतलब इसको हम को मुखी सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों में ऐसा आता है या शीर्ष पर इस प्रकार से सिर से पैर की ओर बता गया है। ठीक है, सबसे पहला बच्चा क्या करता है यहाँ पर इस सिद्धांत में, पहले सिर को हिलाता है। सिर को हिलाने के बाद में यहाँ पर फिर बताता है, सिर को हिलाने के बाद में फिर बताता है वह उठता है, वो उठना सीखता है। उठना सीखने के बाद में वह बैठना सीखता है। बैठने सीखने के बाद में वह चलना सीखता है। इस प्रकार की जो क्रिया रहती है वो विकास की दिशा का सिद्धांत रखता है। एक के बाद ऑटोमेटिकली विकास चलती रहती है। और अगर विकास के क्रम का सिद्धांत अगर हम जाने, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कि विकास के क्रम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, इसको भी निश्चित सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। निश्चित सिद्धांत भी कहते हैं। निश्चित सिद्धांत के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर हम तीन प्रकार से यहाँ पर बात कर सकते हैं, गामक, भाषा और अवस्था। पहले अगर अवस्था की बात करें तो सबसे पहले अगर आता है तो सबसे पहले गर्भावस्था आती है। उसके बाद में आती है शिशुअवस्था। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। और उसके बाद आती है किशोरावस्था। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। विकास हमेशा से एक के बाद एक चलता रहता है। अगर इसके बाद में हम यहाँ पर जाने तो यहाँ पर ये गामक रहता है। गामक में मैंने आपको जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि विकास जो रहता है, ठीक है, या गामक में इस प्रकार से रहता है कि गामक अगर रहता है तो गामक में अगर हम समझे तो गामक में सबसे पहले वही उठता है। उठने के बाद में फिर बैठता है। बैठने के बाद में फिर उठने केवल चलता है। फिर उसके बाद में पाँव से चलता है। तो पाँव से चलने के बाद कूदता है। इस प्रकार से कूदने को हम उछलना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गामक क्रियाएं रहती है। अब गामक क्रिया के अलावा अगर हम भाषा की बात करें, यहाँ पर तो जो भाषा रहती है, तो भाषा सबसे पहले अगर बच्चा यहाँ पर भाषा की बात करें तो सबसे पहला बच्चा सुनेगा। बच्चा सबसे पहले सुनेगा, उसको बोलना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो सबसे पहले वो सुनेगा। सुनने के बाद में वह फिर बोलेगा। ठीक, वो बोलने के बाद में अगर बात करें हम, तो बोलने के बाद में वह पढ़ता है। और पढ़ने के बाद में फिर अगर आगे आएगा तो यहाँ पर लिखना आ जाएगा। ठीक है, ये सामान्य क्रिया रहती है भाषा की। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद में फिर बोलेगा, पढ़ने के बाद में पढ़ता है, पढ़ने के बाद में फिर लिखता है। इस प्रकार की जो क्रिया रहती है उस आधार पर अगर मान लो यहाँ पर अगर आधार की बात करें कि मुख्य रूप से आधार किसका है, तो यहाँ पर सुनेगा, इसको आधार बता सकते हैं। ठीक है, ये रहता है। अब इसके बाद में ये तो सामान्य की बात हुई थी। अब जो मारिया मॉन्टेसरी है उन्होंने इसका उल्टा बताया कि सबसे पहले यहाँ पर सुनता है। ठीक, सुनने के बाद में फिर यहाँ पर बोलेगा, बोलने के बाद में लिखता है, और लिखने के बाद में फिर
पढ़ता है। इस प्रकार से इन दोनों को यहाँ पर चेंज कर दिया। पहले यहाँ पर पढ़ता है, अलग लिखना आता था, यहाँ पर लिखना आएगा और यहाँ पर पढ़ना आएगा। इस प्रकार की अवस्था रहती है, भाषा विकास क्रम के सिद्धांत में आती है। अब यहाँ पर अगला हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत, जिसमें लिखा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर कुछ अवस्थाएं दी गई है और जो अवस्था रहती है, सबसे पहले ये किसने दिया है, तो ये हम यहाँ पर जानेंगे कि थार्डाइक जोन है, वो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे ये इसको सिद्धांत दिया था। और यह पशु प्रेमी थे। और सबसे पहले अगर मान लीजिए, सबसे पहले अगर बात करें तो थार्डाइक ने ही पशु के ऊपर हल निकालने का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बिल्ली पर सिद्धांत दिया था, है ना। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत थार्डाइक ने दिया था। अब इन्होंने बिल्ली पर दिया था और इस सिद्धांत का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस नाम से सर्वप्रथम थार्डाइक ने दिया था। अब इस सिद्धांत की बात करें तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में सभी जो अवस्थाएं रहती है, सभी जो कार्य रहते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक केंद्र बिंदु बना दिया जाता है और सभी के ये, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यह अवस्था है और ये अवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। अगर यहाँ पर जो अवस्था देखिए शारीरिक रूप से, अगर एक बालक रहता है तो शारीरिक रूप से अगर वह स्वस्थ रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए उसका मस्तिष्क है, हाथ है, आँख है, जो भी है ना, इंद्रिया है, जो भी इंद्रिया 5 इंद्रिया रहती है, ये अगर सफल है तो इसके आधार पर वो मानसिक प्रकार से सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है। इस आधार पर मानसिक प्रकार की श्रेणी में आता है। और मानसिक अगर सही रहेगा तो उसका जो सामाजिक विकास रहेगा, वो जो वातावरण रहेगा, उस वातावरण में वो कार्य सही से कर पाएगा। ठीक है, सामाजिक विकास में अगर वो कार्य सही कर पाएगा तो उसका संवेग जो रहेगा, संवेग वह स्थिर रहेगा, वह ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाएगा, ज़्यादा चिढ़ नहीं पाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं हो पाएगा। इस आधार पर संवेगात्मक में पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई आपस में जुड़ी हुई है, इसमें परस्पर संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अभी हमें निरंतर विकास का सिद्धांत की बात कर रहा हूँ और नाम से हमको पता चल रहा है कि निरंतर मतलब कंटिन्यू, है ना, बिना रुके आगे बढ़ना। ठीक, इस प्रकार से इसका हमको पता चल रहा है। अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो यह स्किनर जी ने दिया था ये सिद्धांत। अब इसको अगर देखें हम यहाँ पर, तो एक मैं आपको सिर्फ एक ही बार बताऊंगा मैं आपको कि ये जो गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न, ऐसा निरंतर विकास जिसमें गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न, एक जीवन प्रयत्न हमेशा चलता रहता है, वह निरंतर विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी अवस्था आती है, जैसे कि मतलब गर्भावस्था है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाती है। आगे हम छठे सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया गया है, जो हरलाल जी ने किया था यहाँ पर। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य यह है कि कोई भी एक जो जुड़वा बालक रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जुड़वा बालक की बात करें हम, यहाँ पर ए और बी एक ही समय में एक ही गर्भ से और एक ही गर्भावस्था में 2 बालक निकले हैं, है ना, ए और बी नाम के। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा कि तो इनकी मानसिक शक्ति रहती है, जैसे कि कोई व्यक्ति रहता है वह मंद रहता है, ठीक है, और किसी का कुशाग्र रहता है, किसी की सोचने की क्षमता कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। और शारीरिक रूप से बात करें तो किसी की लंबाई कम रहती है और किसी की लंबाई यहाँ पर कम रहती है और यहाँ पर किसी की लंबाई ज़्यादा रहती है। ठीक है, या फिर संवेग की बात करें तो किसी का संवेग स्थिर रहता है, किसी का संवेग अस्थिर रहता है, कोई क्रोध सहन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, ज़्यादा सोच नहीं पाता है ज़्यादा। इस प्रकार जो संवेग रहते हैं शारीरिक रहते हैं, मानसिक जो रहता है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए
इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी निकलेगी, परंतु मैं इसको आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ यहाँ पर कि कोई भी ऐसा जो युवा बालक रहता है या फिर कोई भी ऐसा, जैसे कि मान लीजिए एक कक्षा है, एक कक्षा समावेशी अगर शिक्षा रहती है उसमें, तो उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। उनकी उम्र तो एक रहेगी पर उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता अलग रहेगी। किसी की सोचने की क्षमता अलग रहेगी, किसी का बुद्धित्व अलग रहेगा, किसी का शारीरिक क्रिया अलग रहेगी, किसी को परेशानी अलग रहेगी। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर सातवें की बात करें तो यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत दिया है, और एकीकरण के सिद्धांत को हम समन्वय का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी समन्वय का सिद्धांत भी आ जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो आपका विकास हो रहा है, बालक का विकास हो रहा है, उसमें संपूर्ण अंग का संचालन होता है। मैंने कल आपको बताया था खिलौने वाली बात कि एक जो बालक रहता है छोटा, अब ये जो बालक है, यह बालक पहले यहाँ पर घिसटते हुए जाएगा। ठीक, मतलब पूरा शरीर को वह घिसते हुए ले जा रहा है। अब यहाँ पर जाएगा ये, तो यहाँ पर ये इसका हाथ से उंगलियों का संचालन करेगा। उंगलियों का संचालन करने के बाद में फिर चादर को खींचेगा। चादर के खींचने के बाद में फिर वह इस खिलौने को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से एकीकरण का सिद्धांत बताता है हमको। अब यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत की बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अलग अलग रहते हैं, परंतु सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है वह स्किनर जी ने दिया था। अब स्किनर जी ने देने के बाद में उन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत रहता है वो विकास की दृष्टि में दोनों अलग अलग रहते हैं। सबसे पहले अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वंशानुक्रम जो रहता है, ठीक, वंशानुक्रम यहाँ पर अगर रहेगा और यहाँ पर वातावरण दिया रहेगा। इसमें अगर बात करें हम तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो अगर वंशानुक्रम 0 रहेगा किसी बच्चे का और यहाँ पर अगर वातावरण रहेगा तो यहाँ पर जो विकास रहेगा वह 0 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ वंशानुक्रम अगर उपस्थित रहेगा और वातावरण अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर विकास 0 रहेगा। परंतु वंशानुक्रम भी उपस्थित है और वातावरण भी उपस्थित है तो यहाँ पर विकास रहेगा। इस प्रकार से इसको हम सूत्र बना सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर वाटसन है जो हमारे, ठीक है, वाटसन थे जो, उन्हें एक परिभाषा बताई है कि मुझे तुम 1 दर्जन बच्चे लाकर दो जिससे मैं उनको डाकू, चोर, पुलिस, नेता, सिपाही, कुछ भी ऐसा मैं बना सकता हूँ। इस प्रकार की एक इसकी वंशानुक्रम वातावरण पर वाटसन ने परिभाषा दी थी। अब यहाँ पर समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात करें हम तो ये हर्लाख ने दिया था। और समान प्रतिमान का सिद्धांत इस प्रकार से रहता है कि यह प्रजाति के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर समान प्रतिमान को हम सार्वभौमिक कह सकते हैं। अब सार्वभौमिक किस प्रकार से रहेगा, ठीक है, अभी अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर मनुष्य की बात की, अभी जो मनुष्य है यह भारत का भी है और अमेरिका का भी है। 2 प्रकार से बताया। एक ही जो बालक है, इस बालक का विकास समान होगा भारत में और इसका भी अमेरिका में भी समान होगा। ठीक, अगर मान लो सहस्वावस्था की बात करें तो सहस्वावस्था जो रहती है वो इंद्रियों के आधार पर रहती है। बच्चा इंद्रियों के आधार पर समझता है। ठीक है, अगर बालक की बात करें यहाँ पर और सहस्वावस्था की जो बात चल रही है तो इसमें भारत में जो अवस्था चल रही है, जिस प्रकार का विकास हो रहा है वही विकास अमेरिका में के बच्चे जो रहता है उसमें भी विकास होता है। किसी पशु का बच्चा रहता है उसमें भी ऐसा रहता है। मतलब यहाँ पर अगर पशुओं की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, परंतु अगर मनुष्य जाति की बात करें तो जो कहीं पर भी अगर विकास हो रहा है तो उनका समान रूप से होता है। तो इस प्रकार से हम जाना है। अब हम अगले सिद्धांत की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बताया है। पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है ना, जनरल तरीके से, और उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको कब से बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले अगर बालक की बात करें तो ये पहले उठना सीखेगा, उठने के बाद हमारे यहाँ पर बैठना सीखेगा। ठीक है, बैठने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर सीखेगा घुटने के बल चलना, फिर उसके बाद में सीधे चलेगा, फिर उसके बाद में उछलना सीखेगा।
इस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट, सामान्य की बात करें तो पहले तो उठना सामान्य रहता है, डायरेक्ट तो कोई बच्चा उछल नहीं सकता है ना। अगर किसी छोटे से बच्चे को आप बोलोगे तो वो कैसे उछल सकता है। तो इस प्रकार से पहले वो उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, और उठने के बाद चलना सीखेगा, और फिर सीधा चलना सीखेगा, और फिर उछलना सीखेगा। इस प्रकार के सामान्य से विशिष्ट क्रिया रहती है। अगर भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास में सबसे पहले वो वर्ण सीखेगा, है ना, क ख ग घ। इस प्रकार से वर्ण सीखेगा, वर्ण सीखने के बाद में वो शब्द बनाएगा, और शब्द के बाद में वह वाक्य बनाएगा, और वाक्य के बाद में वो भाषा का निर्माण करेगा। इस प्रकार से हम सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत कर सकते हैं। अब यहाँ पर चक्राकार और वर्तुलाकार सिद्धांत बताया है कि इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर विकास जो रहता है वह सीधा न होकर एक वर्तुलाकार, मतलब चारों दिशाओं में घूमता हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से विकास होता है, जिसमें हम किसी बालक की लंबाई, चौड़ाई या फिर आकार, ठीक, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आज के हमारे सिद्धांत थे। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक, अभी हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे बाल विकास के, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास के प्रभावी कारक। कल मैंने थोड़ा सा इसका समझाया था, मैं डिटेल में नहीं समझाया था कौन कौन से कारक है, पर मैं आज आपको डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। सबसे पहले वृद्धि और विकास जो रहता है, वृद्धि अलग रहता है, वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, परंतु विकास एक अलग प्रकार से रहता है। अब यहाँ पर वृद्धि और विकास को दो भागों में बांटा है। ठीक है, विकास जो मतलब कारक रहता है इसको दो भागों में बांटा है, जिसमें एक अनुवांशिक भाग है और एक वातावरण रहता है। अब अनुवांशिक की अगर बात करें तो अनुवांशिक माता और पिता के आधार पर रहता है, परंतु वातावरण जो रहता है वह समाज और परिवार के आधारित रहता है। यहाँ पर कुछ कारक दिए हुए हैं, इस कारक में हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जिससे कि हमको विकास का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर वंशानुगत और जैविकीय फर्स्ट दिया हुआ है। वंशानुगत और जैविकीय रहता है, अगर मान लीजिए एक जो बालक है, ठीक, अब एक बालक यहाँ पर परिवार में है, और वंशानुगत की अगर अनुवांशिकता की बात करते तो माता की जो भाषा मैंने बताई थी अभी, ये अगर मान लो इसकी मराठी है, और पिता की भाषा यहाँ पर हिंदी है। ठीक, तो इन दोनों से बच्चे का भाषाई विकास प्रभावित होगा, और इस आधार पर, और अगर जैसे कि मान लीजिए किसी की बुद्धि, जैसे कि किसी के पिता रहते हैं, उनकी अगर मंद बुद्धि है तो उसका बालक जो रहेगा उसकी भी मंद बुद्धि हो सकती है। या फिर जिस प्रकार से अगर मान लो कद, अगर लंबाई बात करें तो अगर जैसे कि किसी का कद छोटा रहता है, किसी के पिता का, तो उसका जो बच्चा रहता है उसका भी कद छोटा रहता है। इस प्रकार से वंशानुगत जैविकी पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है, ये जीन्स जो रहते हैं छोटे छोटे, उस आधार पर चलता रहता है। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे परिवेश और वातावरण। ठीक है, परिवेश वातावरण में परिवार आता है, परिवार के अलावा समाज आता है, ठीक, संगी साथी भी आते हैं। इस आधार पर बच्चा जिस प्रकार से जैसे परिवेश में रहेगा वैसा सीखेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए एक बाल विकास में एक थोड़ा सा टॉपिक इस प्रकार से है कि जैसे कि कोई एक परिवार है, उस परिवार की जो पीढ़ियाँ चल रही थी उसमें से बहुत कम अच्छे भी निकले थे, बहुत ज़्यादा खराब भी निकले थे। इस जिस प्रकार से परिवार में बच्चा सीखता है अनुकरण के माध्यम से, या देखता है, समझता है, उस आधार पर विकास जो प्रभावित होता है। अब यहाँ पर शारीरिक की बात करें हम, तो अगर किसी का शारीरिक विकास अगर कमजोर रहेगा तो मानसिक विकास भी कमजोर रहेगा। इस प्रकार से हमने जो सिद्धांत में समझा था, तो ये शारीरिक रहता है, यह भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक, अगर कोई कमजोर बच्चा है शुरू से, तो उसका जो विकास है वो मंद गति से होगा। ठीक, और मंद गति के कारण वह थोड़ा धीरे समझेगा और थोड़ा समय लगाएगा। इस प्रकार से शारीरिक भी विकास को प्रभावित करता है। अब जन्म चक्र की बात करें तो जन्म चक्र भी विकास को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए एक बालक है 7 वर्ष का है, ठीक, और कोई बालक 3 वर्ष का है, ठीक है, अब ये दोनों सगे भाई है। ठीक, अगर ये दोनों सगे भाई है और यहाँ पर जो विकास हो रहा है वह दोनों का अलग हो रहा है। 3 साल का जो बच्चा रहता है वह 7 साल का कार्य नहीं कर सकता। अगर 7 साल का जो बच्चा रहता है वह अगर मान लीजिए गिनती बोलता है, ठीक, तो वह 3 साल का बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जन्म चक्र भी प्रभावित करता है। अब ये आयु रहती है, आयु प्रभावित करती है।
ठीक है। थोड़ी देर के लिए आयु जो रहती है, ये आयु भी प्रभावित करती है। आयु किस प्रकार से प्रभावित करती है कि अगर मान लीजिए एक कक्षा है, इस कक्षा में 25 बच्चे हैं, और 25 बच्चे में जैसे कि मान लीजिए अगर 25 में 8वीं की बात करें हम, ठीक है, 8वीं क्लास है, 8वीं क्लास में 25 जो बच्चे हैं उसमें किसी की 12 है, किसी की 18 है, किसी की 14 है। इस प्रकार से आयु भी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा अगर समझता है, सीखता है तो आपस में सीखता है, ठीक है। और जो बुद्धि रहती है, बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि विकास को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि जैसे कि मंद बुद्धि रहते हैं, कुशाग्र रहते हैं, सामान्य है, इस प्रकार की जो बुद्धि रहती है वह भी किसी भी बच्चे को के जो विकास रहता है उस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग ज़्यादातर विकास को प्रभावित नहीं करता है, परंतु विकास किस प्रकार से प्रभावित करेगा कि जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है और एक लड़का है, और लड़के में परिपक्वता 19 वर्ष तक आती है, परंतु यहाँ पर 17 वर्ष तक आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए एक 12 साल का लड़का है, तो 12 साल का लड़के की जो हाइट रहती है ना, हाइट रहती है, विकास रहता है वो थोड़ा कम रहता है, और लड़की के थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस प्रकार से लिंग में प्रभावित करता है। और यहाँ पर अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ जो रहती है, वो अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ इस प्रकार से रहती है, अगर मान लो ये सही तरीके से नहीं रहती है, सही तरीके से नहीं बहती है, तो इस प्रकार से यह भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए एड्रीनल ग्रंथि रहता है, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि जो रहती है वह थायरॉक्साइन अगर प्रभावित सही तरीके से नहीं होता है तो व्यक्ति जो रहता है उसका कद बौना हो जाता है ना, बौना रह जाता है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ पाती। इस प्रकार की जो अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ रहती है वो भी अगर समय पर नहीं ज़्यादा भी हो जाती है तो उससे भी परेशानी आती है, और कम रहती है उससे भी परेशानी आती है। इस प्रकार से अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित करती है। अब यहाँ पर पोषण की बात करें तो एक जो बालक रहता है उसका पोषण में भी प्रभावित रहता है। पोषण में इस प्रकार से रहता है जैसे कि विटामिन, ठीक है, विटामिन रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। इस प्रकार से पोषण को भी प्रभावित करता है। अब खेल और व्यायाम की बात करें तो खेल और व्यायाम दोनों एक थोड़ा समान रहते हैं, परंतु विकास किस प्रकार से प्रभावित करेगा, जैसे कि कोई बालक है, इस बालक को अगर हम स्कूल में या फिर कहीं और खेलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, खेलने नहीं दे रहे हैं या फिर व्यायाम में कटौती कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंग रहते हैं, शारीरिक क्रिया रहती है वह सही से नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता है। इस प्रकार से विकास प्रभावित होता रहता है। अब यहाँ पर 11वां दिया हुआ है कि भयंकर रोग और चोट, ठीक है। अगर कोई बालक है, यह बालक है, यहाँ पर बनाया अपन ने, अगर ये बालक है और ये बालक बचपन से ही किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, ठीक है, किसी प्रकार की शारीरिक अंदरूनी चोट लगी हुई है, उस प्रकार भी बच्चे का विकास कमजोर होता है। या फिर किसी कोई रोग रहता है बचपन में से, जैसे कि मान लो किसी को बचपन में पीलिया होता है, ठीक है, तो अगर इसका अगर सही से इलाज नहीं मिलता है तो वो विकलांग रह सकता है भविष्य में, या फिर उसको शारीरिक कमजोरी या दृष्टि जो भी रहता है वह रोग के कारण अंतर्गत आता है। ये हमने आज के 2 टॉपिक का एक ही में कवर करें, जिसमें बाल विकास के सिद्धांत और वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास के प्रभावशील कारक समझे हमने। अब एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब इसमें हमने यहाँ पर 5 प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि निम्न कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है। हमने एक सिद्धांत तो समझा था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट के जो सिद्धांत रहता है, ठीक है, तो वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत हमने समझा था। आप वीडियो को पीछे जाकर वापस से देख सकते हैं, जिसमें सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन था, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं।
तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावक को ये सब पसंद नहीं आता है। इस तरह में क्या तरीका बेहतर होगा? ठीक है, अगर आपको प्रश्न थोड़ा लंबा समझते हैं और लगता है कि इसमें अगर नहीं हो पाएगा तो आप काटना सीख ले जाइए। काटना सीखने के लिए आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। तो यहाँ पर यह तो नहीं होगा, ठीक, ये तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन दिया कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। और चौथा है, अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन सही लग रहा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये वाला आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम अगली बात करें, हम यहाँ पर अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बालक है, पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक जो बालक है, एक बालक पहले हाथ को चलाता है और उसके बाद में उंगलियों को चलाता है और दोनों को साथ में चलाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया कि यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का अधिगम है, एकीकरण या कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकरण के सिद्धांत में हमने समझा था, एकीकरण के सिद्धांत में बताया कि पहले बालक पूरे हाथ को नहीं चलाता है, पहले उंगलियों को चलाता है, पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर दोनों को चलाता रहता है। ठीक, अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। ठीक है, संवेग जो सबसे ज़्यादा अगर रहते हैं तो वो किशोर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोर अवस्था यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा। अब अगला हम देखेंगे, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मानव विकास है उनको किस किस प्रकार में हम बांटेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी दिया है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते स्तर पर देखते हैं हम कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रहता है, फिर उसका संज्ञान रहता है, संज्ञानात्मक रहता है, फिर संवेगात्मक रहता है और फिर शारीरिक रहता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था का पूछा है, यहाँ पर परवर्ती और उत्तर दोनों एक ही प्रवर्तिक है। तो परवर्ती की बात करें तो परवर्ती यहाँ पर हो जाता है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें परवर्ती जो आयु है वह 6 से 11 वर्ष बताया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। अगले मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।